नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने आपके सिलेबस में चेक करा होगा कि कृषि से संबंधित पहलू भी आपको देकर रखे हुए हैं। मैं आपको एक ऐसी क्लास कराऊंगा कृषि से संबंधित जिसमें आपको संपूर्ण जो है टॉपिक्स बनने लगेंगे रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर या कृषि। भारत में कृषि का ये आर्थिक दृष्टिकोण है। आज इसकी पार्ट नंबर 1 मतलब पहली क्लास है, और जो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसकी क्लास नंबर 6 है। इसके पहले की क्लासेस आप हमारे जो अपना एप्लीकेशन है या आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल है जो कि कुछ आईएएस एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर प्लेलिस्ट पर जाओ, प्लेलिस्ट पर चेक करो, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी एमसीक्यू क्लासेस। चलिए शुरुआत करी जाए। बिल्कुल, सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। सभी को मेरा गुड इवनिंग है, नमस्कार है, राधे राधे है, जय सिया राम है और जय हिंद है बच्चों। चलो शुरुआत करो जल्दी से। ठीक, क्लास शुरू करने से पहले बड़ी अच्छी बात है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। ध्यान से सुनना, कबीरदास जी कहते हैं कि ते नर अंध है जो गुरु को कहते और, हरि रूठ है गुरु ठौर है। ध्यान से सुनना कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। समझे बात को? कहने का ये तात्पर्य है कि वे लोग जो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते, वे लोग जो अपने गुरु को जो है एक तरीके से समझते नहीं है, सुनते नहीं है, अच्छे से मानते नहीं है, तो वो ऐसे हैं प्राणी जिनके लिए यदि भगवान रूठ जाए ना तो भी एक घड़ी मान जाते हैं या समस्याओं का समाधान, परंतु यदि गुरु रूठते हैं तो आपको फिर भगवान भी सहारा नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु वो व्यक्ति है जो आपको जो है आपके इस भंवर से पार कराने के लिए जो है हर संभव प्रयास करता है। परंतु इसी के साथ साथ एक बात यह भी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो ध्यान में रखनी है वह कुछ इस प्रकार से है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। इस पर मैंने हमेशा आपसे वक्तव्य कहे हैं कि आपको अपना गुरु भी उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो वाकई में उस लायक हो। चलिए, आपके सपनों को साकार करने की दिशा में कुछ आईएएस एकेडमी के द्वारा ये प्रयास करा जा रहा है, जहां पर हम आपकी यूनिट 6 की सारी चिंताओं को समाप्त करने के लिए तत्पर हैं। पर क्या हम केवल यूनिट 6 कराएंगे? मैं कहूंगा जी नहीं। यदि आप लोगों का प्रेम मुझे अच्छे से मिला, हमारे चैनल को में आप लोगों ने सभी ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया, तो यूनिट 6 के साथ साथ मैं उन सारे संभावित प्रश्नों को दूंगा जो आपको इस बार पीएससी प्री के साथ साथ अन्य सभी एग्जामों में जो है पास करवा देंगे। तो लगभग 40 प्रश्नों का टारगेट है बच्चों। कितने प्रश्न का टारगेट है? 40 प्रश्न जो आपको हमारी क्लासेस से बन जाने चाहिए। तो ये टारगेट मैं सेल्फ लेता हूं, आपको पता है। बाकी फिर आपका सहयोग, ईश्वर की इच्छा और मेरी मेहनत, इन पर जो है निर्णय लिया जाएगा। बाकी चलिए शुरुआत करें। पहला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग विद्यार्थी जुड़ गए। ठीक है, सभी लोग जुड़ गए हैं, एक बार देख लिया जाए। हाँ ठीक है, हमारे छोटे छोटे आईएएस जुड़ चुके हैं, सभी प्यारे बच्चे, हमारे प्राइम मेंबर्स भी सभी जुड़ चुके हैं, और जो हमारे प्रतिदिन आते हैं हमारे सदस्य वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, बीच में भी जो जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। चलो शुरू करें। कृषि की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई स्कीमों कार्यक्रमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके आरंभ किए जाने के कालक्रम के अनुसार जो है आपको लगाना है। मतलब कौन कौन सी कब कब स्टार्ट हुई है इस बेसिस पे लगाना है। बहुत यूनिक, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। पीएससी आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बनाता है, और मेरे नजरिए से समझोगे तो पीएससी प्री के लिए यहाँ से एक आध प्रश्न सामने वाला आपको देगा। अब वो या तो डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा, ऐसा मान के चल लो आपसे कि डायरेक्ट पूछ रहा हो, या तो वो आपको जो मैंने बताया ये पीएससी का एक तरीका है पूछने का, जहां पर कालक्रम के अनुसार बताइए। तो कालक्रम मतलब जो पहले स्टार्ट हुआ उसको पहले रख दो, उसके बाद आपको एक एक करके रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। चल देखा जाए क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ए के साथ भी जा रहे हैं कुछ, बहुत बढ़िया बच्चों। कुछ बी के साथ भी चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी के साथ भी है क्या कोई? देखें तो, ओहो बहुत बढ़िया। ठीक है चलो,
ध्यान से सुनो, मैं पहले कहानी सेट करता हूं, सब चीजें बनने लगेंगी। बात आती है बच्चों किसान क्रेडिट कार्ड, इसको बोला जाता है केसीसी। क्या बोला जाता है? गांव में बहुत चर्चा में रहता है केसीसी। याद रखना अच्छे से। केसीसी का प्रारंभ यदि आपसे पूछे तो आप थोड़ी सी डेट याद रख लो, बस यहां से एक प्रश्न आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। इतना कर लिए तो प्री में एक क्वेश्चन हो सकता है आपको बड़ी आसानी से बन जाए। देखो आरंभ पूछेगा तो आप बताना 1998 1999, ये दो डेट आप याद रखना, दो इन द सेंस फाइनेंशियल ईयर है ये, ठीक है। तो यदि एक डेट लिखी हो तो क्या टिक करना? 1998 को टिक करना। एक समिति का नाम याद रखना बच्चों, आरवी गुप्ता समिति। इन्हीं के साथ में क्या नाम याद रखोगे? आरवी गुप्ता समिति का नाम याद रख लेना, ठीक है ना। आरवी गुप्ता समिति, इस तरीके से नाम याद रख लेना। और क्या कारण से संबंधित है? तो देखो किसानों को झंझट मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए है। किसको? किसानों को झंझट मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास में। किसानों को जो है झंझट मुक्त जो है ऋण प्रदान करने की बात आई, हैजल फ्री लोन्स प्रदान करने की बात आ रही है। आप समझ जाएंगे, बोल दीजिए हाँ या ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में चर्चा करते हैं तो राजस्थान के गंगानगर जिले से ये प्रारंभ हो रही है। कहां से हो रही है? गंगानगर राजस्थान से, ठीक है ना। एक ये याद रखो इसको आप, गंगानगर राजस्थान से प्रारंभ हो रही है। कब प्रारंभ हो रही है? 2015 में ये स्कीम प्रारंभ हो रही है। क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पेस यहाँ पर भी थोड़ा सा कम है, सुन लो। इसके तहत क्या करा जाता है बच्चों? जमीन का सैंपल कलेक्ट करा जाता है, उसकी फिर लैब में ले जाकर टेस्टिंग करी जाती है। उसमें पोषक तत्वों और जिन जिन तत्वों की कमी है उनको पहचाना जाता है। तदनुसार जो है आपको फिर जो है सलाह दी जाती है कि आप अपनी जमीन पर किस प्रकार की चीजें उगाएं, किस प्रकार के जो है खाद्य इत्यादि का प्रयोग करें, पानी की मात्रा क्या रहनी चाहिए, पोषक तत्वों का क्या मिलन करना है, ये सब बातों का आपको बताया जाता है, जिसका अंततः परिणाम किसानों की आय पर देखा जाता है। अर्थात उपज अच्छी होगी और किसानों की आय को दोगुना करा जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुन लो, बड़ी फेवरेट स्कीम है और कृषि से संबंधित ये स्कीम आपके एग्जाम में बिल्कुल आती है। अब मैं फटाफट आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में आपसे पूछे कब प्रारंभ हो रही है तो आप बताना वर्ष 2016 से प्रारंभ हो रही है। कब से प्रारंभ हो रही है? वर्ष 2016। कहां से प्रारंभ हो रही है? तो ये थोड़ा सा याद रखना, अपने मध्य प्रदेश के सीहोर से प्रारंभ हो रही है। कहां से प्रारंभ हो रही है? मध्य प्रदेश के सीहोर से प्रारंभ हो रही है। उसके साथ साथ और क्या फैक्ट याद रखने हैं? देखो इसमें सभी प्रकार की फसलों के लिए जो है इंश्योरेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? इंश्योरेंस किया जाता है, जिसमें जो है रबी, खरीफ, जायद और वाणिज्यिक इत्यादि फसलों का जो है इंश्योरेंस किया जाता है। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो आपको कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी जाती है। तो आई थिंक अब थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो 1998, उसके बाद 2015, 2016 और 2016-17 के ही जो है बजट में सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित करा था। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनो, 2134 आंसर होगा बी। जिन्होंने बी टिक करा है उनका आंसर है सही और सारी डिटेलिंग मैंने एक जगह कर दी है। यहां से एक प्रश्न रट के जाना, आपको प्रश्न बिल्कुल मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए। इसका भी देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? बच्चों जल्दी से बता दो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात आती है, पीडीएस की बात आती है, किसकी बात आती है? जब तक आप अपने ऑप्शंस दीजिए ABCD जो भी आपको उचित लग रहा है, तब तक मैं कुछ डिटेलिंग आपके लिए कर देता हूं ताकि आपका भला हो जाए, आपका उद्धार हो जाए और कुछ IAS एकेडमी से जुड़ना आपका सार्थक हो जाए। पीडीएस की बात आती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात आती है। बच्चों ध्यान से सुनना कि 1970 के आसपास ये सारी चीजें प्रारंभ हो रही हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या करा गया है कि जो गरीब या बीपीएल परिवार के लोग हैं, किसके? बीपीएल परिवार के लोग हैं ना, इनको खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित ये प्रावधान करे गए हैं। किससे प्रावधान करे गए हैं बच्चों? खाद्य सुरक्षा। राज्य का ये कर्तव्य बनता है, जब राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आप पढ़ेंगे तब आप अच्छे से पढ़ेंगे, आर्टिकल यहाँ से संबंधित भी होता है। राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए। प्रश्न उठता है कि सर खाद्य सुरक्षा क्या होती है? तो देखो भौतिक और आर्थिक पहुंच, ध्यान से सुनना, खाद्यान्न तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सुलभ कराना। भौतिक एवं आर्थिक पहुंच, अब ये क्या अर्थ है इसका और बता दे रहा हूं। अर्थशास्त्र को हमेशा मैंने सरलतम भाषा में पढ़ाने का प्रयास करा। भौतिक मतलब लोगों की वहां तक पहुंच हो, ऐसा नहीं हो कि पता चले, मान के चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि खाद्यान्न उपलब्ध तो हो रहा है और आप जो है इंदौर में रह रहे हैं
ये बात समझना, खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, आप इंदौर में रह रहे हैं, परंतु ये खाने के लिए जो खाद्यान्न है ये मिल रहा है भोपाल में। 200 किलोमीटर गरीब परिवार का कोई व्यक्ति कैसे जाएगा, कैसे वहां से सारी चीजें लेकर आएगा? तो ये भौतिक पहुंच नहीं कहलाएगी। आर्थिक मतलब उसकी जेब में इतना लोड ना पड़े कि वो खरीद ही ना पाए। इसलिए आप देखते हैं 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो जो है खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। क्या पॉइंट को समझे? मतलब उन ऐसा न हो कि वो खरीद ही ना सके। तो कैसे करती है सरकार, वो भी फटाफट देख लो। आंसर तो अब मेरे हिसाब से आपको मिल गया होगा। देखो, एक होते हैं किसान। क्या होते हैं? किसान। ध्यान से सुनना। तो किसान खेत में क्या उगाते हैं? फसलों को उगाते हैं। किसानों से इन्हीं फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदती है। किस पर खरीदती है बच्चों? एमएसपी पर खरीदती है। किस पर खरीदती है? एमएसपी पे खरीदती है। एमएसपी पर प्राप्त इन फसलों को एफसीआई के गोदामों में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों तक पहुंचाया जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हीं गोदामों को जो है राशन दुकानों को, कंट्रोल आप जिनको बोलते हैं कहीं कहीं पर, राशन दुकानों तक पहुंचाया जाता है। और राशन दुकानों के माध्यम से, मतलब सभी राज्यों की जो राशन दुकानें हैं इनके माध्यम से जो है हितग्राही को या बेनिफिशियरी को जो है ये संपूर्ण सामग्रियां जो है क्या करी जाती हैं? उपलब्ध करवा दी जाती हैं। क्या बात को समझ गए? इस तरीके से भारत में खाद्य सुरक्षा का जो है प्रावधान किया गया। होप आपको सारा आंसर्स बन रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो फटाफट एक हार्ट से भेज दो, तो मुझे भी लग जाए कि मेरी मेहनत रंग लाती है और बच्चों को ये मेहनत पसंद आती है। और जो बाद में भी हमारी क्लासेस देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कमेंट जरूर दें। यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये क्लासेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। इस संपूर्ण क्लासेस को जो है मैं इस लेवल पे ले जाऊंगा कि आपको सारी मदद मिल जाएगी। परंतु यदि आप लोग कंजूसी करेंगे तो मुझे भी विचार करना पड़ेगा कि मैं मेहनत किन के लिए कर रहा हूं। चलिए, मनरेगा योजना सभी जिलों में लागू हुई, ये आपको प्रश्न बताना है। मनरेगा आप इस तरीके से समझ लें कि रोजगार की स्थिति से यदि आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। आप इसको ऐसे समझ लो। समझ गए बात को? वैश्विक स्तर पर भी सबसे बड़ी योजना है। इस बात को बहुत अच्छे से माइंड करके रखना। हो क्या रहा है कहानी? एक्ट लाया जा रहा है बच्चों। कुछ की फैक्ट फटाफट याद करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं आपके? बिल्कुल, ए बी, ओके। चलो, कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी है, कोशिश करते रहें, ध्यान से सुनते रहें। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। हो क्या रहा है? सबसे पहले एक्ट आता है। तो मनरेगा एक्ट आएगा बच्चों 2005 में। ध्यान से सुनते चलना। हालांकि मनरेगा और आरआरबी की क्लास मैंने आपको दे रखी है, यदि आप अच्छे से चेक करोगे तो एक्ट आया 2005 में। यह एक्ट जो है पहली बार जो है लागू हो रहा है 2006 में। ध्यान से सुनना, कब लागू हो रहा है? 2006 में। परंतु यदि आपसे पूछे संपूर्ण भारत में कब से लागू हो रहा है तो आंसर होगा 1 अप्रैल 2008 में। कब से लागू होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 अप्रैल 2008 में। और इसका नाम जो है संशोधित हो रहा है। ध्यान से सुनना, अभी इसके पहले 2008 तक या 2009 तक ये नरेगा के नाम से जानी जा रही स्कीम। किस नाम से जाने जा रही है? नरेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है ना? परंतु 2009 में यदि हम बात करते हैं तो 2009 में नरेगा से इस स्कीम का नाम कर दिया गया मनरेगा। क्या कर दिया गया? मनरेगा। आप पॉइंट को समझ गए? इतने की फैक्ट्स हैं, बाकी डिटेल क्लास मैंने दे रखी है। मैं कहूंगा इतना भी याद कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। होमवर्क में आपको एक क्लास में दे रहा हूं, आपको मैंने मनरेगा की क्लास करा रखी है, उस पर चेक करो। मैंने बजट आवंटित कितना कितना है ये सारी बातें बता दी। और बजट से प्रश्न बिल्कुल आने वाला है इस बार आपकी प्री में। बजट इन द सेंस मनरेगा को कितना बजट दिया गया, इससे एक प्रश्न आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बड़ी चर्चित स्कीम है। बीते वर्ष भी बड़ी चर्चा में रही थी। कारण सब मैंने बता रखे हैं डिटेल में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न के साथ साथ एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ गई होगी मेरे हिसाब से, और आप इस इंफॉर्मेशन को देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों की ये इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, एक बार मैं सारे प्रश्न आपको दिखा देता हूं। आई थिंक कोई गड़बड़ तो हुई नहीं है वैसे, पर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये था मेरे प्यारे बच्चों, कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई स्कीमों के संदर्भ में बात हुई थी। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, जिसमें हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा करी, तो ये दूसरा प्रश्न रहा। तीसरा प्रश्न रहा आपका मनरेगा, जिस पर हमने अभी डिस्कशन कर लिया। आई थिंक आपको सारे प्रश्न अब दिख गए होंगे, और कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। क्या रहता है, बातों में इतना ध्यान चला जाता है कि मैं कुछ
स्क्रीन आपको दिखाना भूल जाता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, हम क्वेश्चन सुनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो प्रश्न से पहले मैंने आपको बोला कि मेरे द्वारा आप लोगों की इकोनॉमिक्स प्री स्पेशल मतलब यूनिट 6 की सारी चिंताएं समाप्त करने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाया है आपका। आपको पूछे आपको कोई बुक खरीदनी है, मैं कहूंगा कोई सी बुक मत खरीदो। आपसे पूछे कहीं से हमें और कंटेंट अवेलेबल चाहिए या कंटेंट पढ़ें, मैं कहूंगा आप बिल्कुल मत पढ़ो। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक कोर्स को ज्वाइन करना है। देखो मैं आपको कोर्स इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात को समझो कि ये बहुत मिनिमम चार्ज है। इतने में तुम एक टी शर्ट खरीद सकते हो बड़ी आसानी से, और मैं तो कहूंगा ये टी शर्ट भी महंगी चली जाएगी। दो दोस्त भी अच्छे से खाना खा लोगे ना, वो भी आपको जो है महंगा पड़ जाएगा, ऐसे समझ लो इस कोर्स की कीमत के तुलना में। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, आपकी सारी चिंताएं मैं समाप्त कर दूंगा। और साथ साथ में आपको एक बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो रटते हैं बच्चे। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको याद कराऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ होगा ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओगे। और 10 से 15 प्रश्न कम नहीं होते, एक प्रश्न आपके जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझते हैं। और क्या ये क्लासेस सिर्फ पीएससी के लिए हैं, मैं कहूंगा नहीं। रेलवे का फॉर्म तो भर दिया होगा कि नहीं भरा है, रेलवे के फॉर्म में भी चाहो तो जिस दिन पेपर देने जाओ उसके पहले सारी क्लासेस देख के जाना, आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न आपको बन रहे हैं। एसएससी के एग्जाम होते हैं, व्यापम के एग्जाम होते हैं, बिहार पीएससी का एग्जाम भरा हो यदि किसी ने, और छत्तीसगढ़ पीएससी आ गया है बच्चों, सीजी पीएससी भी आ गया। क्या आ गया? सीजी पीएससी भी आ गया है। तो यदि आपने उसका भी फॉर्म भरने की इच्छा रख रहे हो तो आप उसको भी इससे जोड़ के देख सकते हैं, सारे प्रश्न आपको बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये छोटे छोटे आईएएस हमारे जो है बदमाशी कर रहे हैं, लगता है अच्छे से आंसर्स नहीं आ रहे हैं इनके। बिल्कुल प्रक्रिया वही है। और एक और सूचना मैं आपको दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों की, संपूर्ण सेशन के दौरान में आपको सिर्फ कुछ दिन और बचे हैं जब तक मैं आपको नहीं दिखूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूं और मैं चाहता हूं आपके सामने बेहतर तरीके से आया जाए। तो उसी कारण अभी मैंने आपको बताया था परिवार में डेथ हो गई थी जिनकी वजह से मैं प्रॉपर रूप से आपके सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जल्दी मैं खुद आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से इन क्लासेस में आऊंगा। अभी आप कंटेंट और कॉन्सेप्ट में काम करें, बाद में मेरी सूरत देख लेना, वैसे भी इतनी अच्छी तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं। तो भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य के संदर्भ में क्या बात कही गई है? तो भूमि की उर्वरता में सुधार कराना, भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का अधिग्रहण और भूमि की सिंचाई। चलिए मैं आंसर बताता हूं, पर उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी को समझो। हमारे यहाँ जो सामाजिक प्रथाएं हैं ना, सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं हैं, ध्यान से सुनना, सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं। और सारे अभ्यर्थियों को एक और मजेदार बात बता दूं कि अब मेरी हैंडराइटिंग इस पे सुधर गई, इसके पहले खराब आती थी। मैंने आपको बोला है कि मैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने वाला व्यक्ति हूं। आपको लग रहा है जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले मेरी हैंडराइटिंग चेक कर लो। और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला डिजिटल बोर्ड में तो हैंडराइटिंग अच्छी आती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, पर इस पैटर्न में थोड़ा सा मुझे मेहनत लगी। उसके साथ साथ पहला वीडियो देखो, पहला वीडियो के साथ आज हमारे वीडियो देखो, आज लगभग 150-200 वीडियो होने लगे। निरंतर मैंने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाया है और मैं आगे भी इस पे लेके आऊंगा, समझे बात को। चलिए सामाजिक प्रथाओं के कारण क्या है ना, हमारे यहाँ जो भूमियां हैं मतलब जो खेत हैं, देखो वो किस तरीके से हो गए कि खेत नॉर्मल इस तरीके से खेत अच्छे होते हैं बच्चे। इनमें क्या होता है, इनमें मैन की बात हो गई, मशीनरी की बात हो गई, कैपिटल की बात हो गई, ये सब लगाने में आसानी होती है जिनसे अंततः फायदा होता है किसका? उत्पादन में। मतलब अंततः फायदा किसमें देखने को मिलता है? उत्पादन में, प्रोडक्शन में। बट हमारे यहाँ क्या है, ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ ये जो सामाजिक परंपराएं हैं ना, प्रथाएं हैं ना, इनके कारण हमारे खेत कुछ इस तरीके से बढ़ जाते हैं। ये देखो, ऐसे देखो, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ जाएगा खेत, ऐसा बढ़ जाएगा खेत। क्यों? क्योंकि एक पिताजी के 2 बच्चे, फिर 2 के 4, 4 के 6, और बंटवारा भी वो लोग सीधे नहीं करते, इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से खेत होते हैं हमारे यहाँ। अब इन खेतों की समस्या जो कृषक है मेरे साथ देख रहे हैं क्लास को, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझे बात को। तो इसी समस्या के समाधान के लिए भू सुधार आंदोलन या भूमि सुधार जो है करी गई। इसमें क्या करा जाता है? इसमें सर्वप्रथम जो है भूमि का जो है एकत्रण करा जाएगा, अधिग्रहण करा जाएगा,
और पुनर्वितरण बहुत बेहतर तरीके से करा जाएगा ताकि खेत जो है एक चक बोलते हैं, यदि अपन गांव की भाषा में बोले एक चक खेत है, बिल्कुल एक चक खेत है, समझ गए बात को, वैसी बात। तो भूमि अधिग्रहण यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था ताकि हम जो है भूमियों का सुधार कर उनका पुनर्वितरण कर सकें। चलिए, ट्राइसेम का संबंध जो है किस योजना से है, किससे है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। और ट्राइसेम में आपको क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे मैं कारण भी बताता हूं। पीएससी के भूले बिसरे प्रश्न है ये। किसके प्रश्न है? भूले बिसरे प्रश्न किसके हैं बच्चों? पीएससी के। ठीक है, सुनते जा रहे हो सारे लोग? चलो जब तक सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सारे की कमेंट चेक कर रहा हूं। मैं आप लोगों के एक एक के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि क्लासेस लंबी हैं, मैं ज्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाना चाह रहा हूं। ईमानदारी तो यही कहती है, आंसर दीजिए और अपना ऑप्शन चेक करिए। और यदि नाम लेने की बात आएगी, मैं कहूंगा मेरे लिए आप सभी बहुत प्रिय हैं मेरे, और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ट्राइसेम यदि आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया ट्राइसेम का फुल फॉर्म। एक पॉइंट बन गया, बोले हाँ सर बन गया। आपसे दूसरा पॉइंट पूछता है कि ट्राइसेम जो है कब प्रारंभ हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1979 में। समझ गए बात को? उसके बाद में आगे चलकर इसी योजना का मर्ज कर दिया गया, इसी योजना का जो है विलय कर दिया गया। समझे बात को? ठीक है, तो इस आधार पर यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या करा जाता है, देखो, बीपीएल परिवार के 18 से 35 वर्ष के यूथ को या युवाओं को, बीपीएल परिवार के 18 से 35 वर्ष के यूथ को या युवाओं को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। क्या प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। किस लिए ट्रेनिंग होगी? देखो, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि ये लोग अपना बिजनेस खोल सकें। तो आंसर क्या है? देखो, ग्रामीण युवाओं के बेरोजगार मतलब रोजगार से संबंधित है। चलिए, भारत में सीमांत जोतों का आकार कितना है? देखो, भारत में कृषि भूमियों को विभिन्न तरीके से वर्गीकृत करा गया है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स जो है हमारे यहाँ वो कितनी है, जल्दी से बताइए। कैसे डिसाइड करें? जल्दी से आंसर दे दो। देखो, यदि आप फटाफट आंसर दोगे तो मैं भी फटाफट बताऊंगा, और आप स्लो स्लो आंसर दोगे, सोच सोच के आंसर दोगे तो मैं आपको आराम से बताऊंगा। पर हाँ, मैं आपको एक कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। सीमांत सीमांत के साथ साथ बच्चों होते हैं लघु, लघु के साथ जो होते हैं बच्चों वो होते हैं मध्यम, और मध्यम से ही आगे बढ़ते हैं हम बड़े। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका एक पैटर्न। समझ गए? बड़ी भूजोत आप समझ रहे हैं, सीमांत भूजोत, लघु भूजोत, मध्यम भूजोत और बड़े भूजोत, जिसको अपन जो है बड़ी भूमियां भी कह सकते हैं। सीमांत की बात होगी तो बच्चों याद रखना, लेस देन 1 हेक्टेयर की बात होगी। समझे बात को? 1 हेक्टेयर से कम की बात हो जाएगी, ये चीज हो गई। लघु की बात होगी तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जो जमीनें हैं उन्हें लघु के अंतर्गत कर लेंगे। उसके बाद में आपकी बात होती है 4, 2 के बाद आता है 1 से, यहाँ पर 2 लिखना है अपने को। 4 हेक्टेयर से अधिक है तो आपको इसको यहाँ पर रख लेना है, और यदि 10 हेक्टेयर से अधिक है तो आपको इसको यहाँ पे रख लेना है। आंसर क्या होगा? 1। यहाँ पर 4 लिखा है, 4 होना चाहिए। चलो ठीक है, लेस देन 4 हेक्टेयर, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा हो जाए। ये भी इस बार के पीएससी के लिए अच्छा प्रश्न है बच्चों, और मेरी नजर में इस प्रश्न को आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, दैट इज सीएपी या सीएसीपी होना चाहिए। यहाँ पर भी सीएसीपी को निम्नांकित में से कितनी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश देना अनिवार्य है? बताओ, जल्दी से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, मजा आ जाएगा। जब तक आप आंसर देते जाओ तब तक मैं आपको की फैक्ट्स देते जाता हूँ। बिल्कुल, 19, 21, 23 और 25, जल्दी से बताइए।
बिल्कुल, आ रहे हैं मेरे पास सभी के ऑप्शन, चिंता ना करें। सभी कुछ बच्चे बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं, मुझे बड़ा प्रसन्न मतलब होता हूँ मैं कि यार बताओ बच्चे कहीं दूर-दराज बैठ के भी ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, तब बड़ा अच्छा लगता है, दिल में खुशी होती है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो कुछ तो बच्चे कितना भी करके दे दो, वो इतने आलसी होते हैं, उनको लगता है कि पास भी सर ही करवा के चले आएँ, उनको ये लगता है। समझ गए बात को? जल्दी-जल्दी बताते जाइए। बिल्कुल, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि फिर फटाफट आपको की फैक्ट्स में समझा दूँगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आपका समय, मेरा समय, दोनों का समय बच जाए। समझ गए बात को? बिल्कुल। सारी कहानी देखो आज आपकी यहाँ पर कंक्लूड कर दूँगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। चलो, आंसर देखा जाए। देखो, फटाफट देखो, आपसे यदि प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले कुछ की फैक्ट देख लीजिए, फिर आंसर जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कृषि मूल्य आयोग। सर्वप्रथम 1965 में स्थापित हो रहा है। कृषि मूल्य आयोग कब स्थापित हो रहा है? सर्वप्रथम 1965 में स्थापित हो रहा है। इसी को आगे चलकर कृषि मूल्य और लागत आयोग कर दिया गया, जो कि 1985 में इसका नाम हुआ अपरिवर्तित। ये क्या करता है बच्चों? ये एमएसपी के लिए सरकार को सिफारिश करता है। ध्यान से सुनना, किसके लिए? एमएसपी के लिए सरकार को सिफारिश करेगा। प्रश्न ये भी पूछेगा कि क्या सरकार इस बात को या सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? आपको बोलना है नहीं। सरकार सुन सकती है, बाध्य नहीं कर सकती। या मतलब सरकार बाध्य नहीं। यदि ऐसा होता तो सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मान लेती, परंतु ये भी नहीं हुआ। अंतिम निर्णय कौन लेगा? देखो, अंतिम निर्णय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। ध्यान से सुनो, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है इस पर अंतिम निर्णय लेती है कि एमएसपी कितना रखा जाए। अब वापस आपके प्रश्न पे आते हैं कि कितनी फसलों के लिए, तो आपको बताना है ये टोटल फसलें हैं बच्चों 23। कितनी फसलें हैं? 23। कितनी फसलों का कॉम्बिनेशन है? 23। इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है, मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप फटाफट मेरे को जो है होमवर्क में बताएंगे कि ये कौन कौन सी फसलें हैं। 7 फसलें जो हैं रबी की हैं, 7 खरीफ की हैं, उसके बाद में 5 किसकी हैं और 4 किसकी हैं। फटाफट कमेंट करके बता दो, या जो लोग बाद में क्लास को देखेंगे वो बता दो, मैं समझ जाऊंगा। मैंने डिटेल क्लास पढ़ा रखी है आपको, पर आप क्या है ना, सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ कि आप क्लासेस को ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और बड़ी यूनिक मिलेंगी, मार्केट से हट के मिलेंगी। और याद रखना, इन 23 फसलों के अलावा गन्ने के लिए जो है एफआरपी जारी करा जाता है, ना कि एमआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एफआरपी का मतलब होगा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और आगे चलकर देखो 2004 की बात होती है बच्चों, 2004 में बनता है स्वामीनाथन आयोग। क्या बात होती है? 2004 में स्वामीनाथन आयोग। तो स्वामीनाथन आयोग जो है ना, सिफारिश करता है फसलों के लिए, एमएसपी के लिए। एमएसपी के लिए जो सिफारिश होती है कि कितनी रखी जाए, क्योंकि अक्सर विवाद उत्पन्न होता है एमएसपी की, एमएसपी कितनी दी जाए किसानों को, समझना एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो स्वामीनाथन जी जो है उन्होंने एक फॉर्मूला सुझाया था, बड़ा यूनिक फॉर्मूला था, हालांकि सरकार उसको मानती आज भी नहीं है। मैंने ये आपको बता रखी। C2 मतलब लागत का दोगुना प्लस 50%। लागत का दोगुना प्लस 50% एमएसपी हमेशा होना चाहिए, किसानों को इतना मिलना चाहिए। एक बहुत ईमानदारी वाला प्रश्न कि क्या सर सरकार वर्तमान में, या वर्तमान में जो सरकार है फसल दुगनी करने को कहती है या किसानों की आय को दुगना करने को कहती है, ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मान रही है? मैं कहूंगा जी नहीं, ये नहीं मान रही है। तो अब बोलो, किसान का हितैषी कौन है, मेरे कृषक का हितैषी कौन है? क्या वो पुरानी सरकार है या नवीनतम सरकार है? निर्णय आप लेना, ईमानदारी से लेना और बता देना कि सच क्या है। बाकी फिर आपका मन है, नहीं है तो डिटेल क्लास तो देखते चलो, एग्जाम में प्रश्न बन ही जाएगा। माफी चाहूंगा। चलिए, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया किसमें? बताइए जल्दी। हरित क्रांति, जल्दी से बताइए। हरित क्रांति की क्लास में आपको दे चुका हूं, कृषि वाले टॉपिक में डिटेल में बताइए। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डिटेलिंग समझा दूं क्या जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। देखो ही जल्दी से क्या क्या बातें इसमें आती हैं।
देखो बच्चों, एक युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनते चलना, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। इस युद्ध का नाम है वियतनाम युद्ध। क्या नाम है? वियतनाम युद्ध या वियतनाम वार। वियतनाम युद्ध का हवाला देते हुए अमेरिका से हम एक जो है फूड ग्रेन्स या खाद्यान्न का आयात करते थे, जो कि एक प्रोग्राम के माध्यम से आया करता था जिसका नाम था PL480। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध का हवाला दिया और इस प्रोग्राम को कर दिया बंद। और इसी के साथ साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो बड़े युद्ध और देखने को मिले। एक तो भारत पाकिस्तान, समझ गए बात को, भारत वर्सेस पाकिस्तान हुआ। और एक युद्ध जो है भारत वर्सेस जो है चाइना हो गया, तो चीन हो गया। इस तरीके से इसके चलते भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है अब हम पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, 5 ईयर प्लान्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के चलते ध्यान से सुनना, हमने क्या करा, 1 ईयर के प्लान लाए। इस प्लान के आधार पर 1966-67 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1966-67 की बात हो रही है बच्चों। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल हाँ, 1966-67 की बात हो रही है। पेन का कलर चेंज करना था मुझे थोड़ा सा, पर ठीक है, रहने दो। 1966-67 की बात हो रही है। तो यहाँ से जो है हरित क्रांति प्रारंभ हो रही है। क्या हो रही है? हरित क्रांति प्रारंभ हो रही है। इसमें जो है भारत में हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन जी माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति ने क्या योगदान दिया, बाकी की डिटेलिंग मैंने पढ़ा रखी है। आपका आंसर होना चाहिए जो है उपरोक्त सभी। समझ गए बात को? क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति मतलब सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन किसने करी थी? मतलब कृषि जो एक तरीके से जोत है उस पर, या ऐसे समझ लो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की सिफारिश किसने करी थी? बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, कुछ कुछ तुक्के मार रहे हैं और बड़े आनंद से मार रहे हैं। तो आप सभी के तुक्कों का भी स्वागत है बच्चों। हंसते चलिए, मुस्कुराते चलिए, आनंद उठाते चलिए। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। किस समिति ने भारत में कृषि पर जोत कर की संस्तुति या सिफारिश की थी? बेसिकली इसका आंसर होगा राज्य समिति। क्या आंसर होगा बच्चों? राज्य समिति, राज्य कमेटी ने। इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों से सृजित आय पर जो है क्या लगाया जाए? टैक्स लगाया जाए। मतलब क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध मतलब जुड़े होता है, संबद्ध क्षेत्रों से सृजित आय पर, से सृजित आय पर मतलब उससे जो इनकम जनरेट हो रही है पर टैक्स लगाया जाए। क्या लगाया जाए? टैक्स लगाए। पर आपको एक बात पता होना चाहिए, यदि आप अच्छे से ध्यान से समझते हो, ये इकोनॉमी आपने मुझसे अच्छे से पढ़ रखी हो, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में यदि कृषि पर ही टैक्स लगा दिया जाए तो सोचो क्या होगा। इसलिए इस समिति की सिफारिशों को नकार दिया गया, मना कर दिया गया। चलिए, हरित खेती में सम्मिलित क्या है? अब देखो, जिस प्रकार से केमिकल फसलें हम खा रहे हैं, हमारे शरीर पर जिसका जो उनके प्रभाव दिख रहे हैं, हमारे बच्चों पर जो प्रभाव दिख रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए ग्रीन फार्मिंग के कॉन्सेप्ट लाए गए। तो इनमें क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। ग्रीन फार्मिंग के अंतर्गत क्या क्या बिंदु शामिल हो सकते हैं? ठीक, चलो। पहला तो देखो, यहां पर किसी हद तक आपको नहीं दिख रहा होगा। दूसरा भी यहाँ पर जो है उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तीसरा ये तो है ही नहीं। आंसर क्या होगा? चौथा। देखो, समेकित कीट प्रबंधन मतलब कीट पतंगे ना लगे, हम इस पर प्रयास करें। पोषक पदार्थों की आपूर्ति होती रहे जिससे हम गैर पोषक तत्वों को हटा दें यहाँ से। और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बात भी आती है। तो इस आधार पर हम इन संपूर्ण विषयों को अच्छे से बेहतर से करते हैं और इसी बेसिस पे संपूर्ण कहानी को जो है समझते हैं। ठीक है ना? तो इस आधार पर ये सारी कहानी आपकी हो जाती है और आप इसको भी समझ पाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके फटाफट सभी लोग बता दो।
कृषि से संबंधित आपके जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको सबको मैं करवाऊंगा एक एक करके, आपको निश्चिंत रहना है। और आगामी समय में मैं आपको ऐसी सटीक मैराथन दूंगा जिसके बेसिस पे आप संपूर्ण प्रश्नों को कर लेंगे। बस आप पहले, एक कष्ट है, एक निवेदन है, उस निवेदन को सुनिए। आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको फिर ये सारे प्रश्न भी बनने लगेंगे। अभी आप आधे से ज्यादा मामले में तुक्के लगा रहे होंगे। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अपनी आत्मा से एक बार पूछ के बता देना कि नहीं आप तुक्के नहीं लगा रहे हैं, तो मैं भी मान जाऊंगा। तो बच्चों, कुछ आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप गूगल प्ले स्टोर, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर ओपन करें, कुछ आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हमारा एप्लीकेशन जैसे ही आप किया डालेंगे, कुछ आईएएस एकेडमी दैट इज किया हो रहा है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया फोटो लिखा मिलेगा। फोटो में लिखा है शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। क्यों डाउनलोड करें, उसके पीछे कारण को समझें। ये देखिए कारण आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन कंटेंट सजा के रख दिए हैं। आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में देखो, पहला दूसरा, दूसरे कॉलम पे टिक करोगे तो ये आएगा कंटेंट। फिर फ्री मटेरियल वाले को स्कैप करना, आएगा फ्री मटेरियल, मतलब जो टेस्ट पोर्टल वाले को स्कैप करना, फिर आप फ्री मटेरियल वाले कंटेंट पे जाना। यहाँ आपके लिए मतलब ऐसा समझ लो मैंने फ्री में भी बहुत कुछ उपलब्ध करा दिया। एमसीक्यू क्लासेस की पीडीएफ यहीं पर मिल जाएंगी आपको। एक चीज ये हो गया, 700 से ज्यादा करंट अफेयर्स मैंने दे रखे हैं आपको। यूट्यूब क्लासेस की जो इंपॉर्टेंट है सबकी पीडीएफ यहाँ मिलती है। पिछले वर्ष के प्री मेंस दोनों के पेपर हैं और सॉल्ड प्री के पेपर भी मैंने रख दिए हैं। सॉल्ड प्री मतलब समझ रहे हो, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो सॉल्ड आपके यहाँ पर रख दिए गए हैं। और इसके साथ साथ बजट भारत का हो, मध्य प्रदेश का हो, उससे रिलेवेंट डेटा आपके सामने रख दिया गया है। तो मैं कहूंगा अब फ्री में जितना दे रहा हूं ना, वो भी बहुत है, जिसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम को पास तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा हो जाए। तो जिसने डाउनलोड नहीं करा है वो कर लो। और यदि कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, कुछ समस्याएं आपको आ रही हैं एप्लीकेशन चलाने में, तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं समाधान दे दूंगा। नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद भारतीय कृषि का विकास धीमा होने के क्या कारण थे? मतलब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। आपसे पूछे कब लाई गई, चलो मैं आपको जब तक बताते जाता हूँ। 24 जुलाई 1991 को लाई गई। कब लाई गई? 24 जुलाई 1991 को लाई गई। घोषणा कौन कर रहे हैं? तो पीवी नरसिम्हा राव कर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव कर रहे हैं। समझ गए बात को? लागू कौन करवा रहा है? तो आपके जो हैं, आपको पता है, बड़े साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ये, इनको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जल्दी से बता दीजिए। नाम है मनमोहन सिंह। क्या नाम है? मनमोहन सिंह। इस तरीके से अब बात आती है कि देखिए क्या करा गया इसमें। 3 व्यापक सुधार लाए गए या 3 माध्यम लाए गए, जिसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो आपका एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया। पर हुआ क्या, देखो इसके कारण भारतीय कृषि का विकास जो है धीमा हो गया। उस विकास के धीमा होने के पीछे विभिन्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण हम यहाँ पर मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फसल की उपज में निम्न वृद्धि हुई। निम्न सार्वजनिक निवेश हुआ, क्योंकि आपको पता है भारत घाटे में चल रहा था, तो सार्वजनिक निवेश को वैसे ही कम करा गया। उसके साथ साथ स्थिर हरित क्रांति प्रौद्योगिकी पर भी जो है काम करा गया, जिसके चलते 1 2 3 आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्या आंसर हो जाना चाहिए? 1 2 3। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया है। क्यों ये संपूर्ण प्रोविजन जो है करे गए हैं, बताइए जल्दी। ठीक, चलिए जब तक आपके ऑप्शंस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मैं चेक करते जा रहा हूं, तब तक आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। एमएसपी के पीछे प्रोविजन क्या है? एमएसपी काइंड ऑफ एक गारंटीकृत राशि है। कैसी राशि है बच्चों? गारंटीकृत राशि। कैसी है? गारंटीकृत राशि। इस गारंटीकृत के संदर्भ में आपको क्या समझना है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। ये काइंड ऑफ बीमा होता है। क्या होता है? बीमा। तो यदि मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि यदि आपकी फसलें उचित दामों पर नहीं जा रही हैं, तो सबसे खराब दाम पर भी नहीं जाएंगी। ठीक है, याद रख लोगे। तो एमएसपी के संदर्भ में 2004 याद रख लो। उनके साथ साथ जो है आपको किनको रख लेना है? स्वामीनाथन आयोग को। इनको आप और रख लीजिए।
फॉर्मूला क्या था इनका, C2 प्लस 50%। इतना याद रख लेना बस, आपका काम हो जाएगा। चलिए आंसर क्या है, देखो आंसर होगा डी बच्चों। किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटाने से रोकना, कृषकों के हितों की सुरक्षा और कृषकों को प्रोत्साहन देना तो है ही। इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा स्रोत ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत है? ये प्रश्न आपके हालिया मेंस में आया था, तो प्री में भी होने की संभावना हो सकती है। चलिए बताइए जल्दी, कौन सा स्रोत ग्रामीण साख का? देखो ग्रामीण साख, जब तक आप आंसर दीजिए मैं कमेंट चेक करता हूँ, ठीक है बिल्कुल। जब तक अब आप इन प्रश्नों को नहीं पढ़ोगे ना, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आपको ये जल्दी नहीं बनेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ थ्योरी पढ़ो। चलो, ग्रामीण साख का संदर्भ क्या होता है सबसे पहले समझिए। ग्रामीण साख एक तरीके से ग्रामीण मतलब रूरल क्रेडिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रूरल क्रेडिट की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है ना लाइफलाइन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? लाइफलाइन का। मतलब ये इस तरीके से इन्होंने अपना नेटवर्क या सिस्टम तैयार कर लिया है, समझे बात को। तो कृषि साख के अंतर्गत आपको ये बात याद रखना है कि कृषि साख ग्रामीण क्षेत्रों में लाइफलाइन का कार्य करता है, और इसके दो प्रमुख स्रोत हैं। एक है संस्थागत स्रोत। कौन सा स्रोत? संस्थागत। और दूसरा जो है वो है गैर संस्थागत। संस्थागत स्रोत जो है आपको पता होना चाहिए, ये आरबीआई के अंडर में या अधीन में काम करता है। गैर संस्थागत स्रोत किसी के अधीन में कार्य नहीं करता है। एक चीज ये हो गई। अब इसी के साथ साथ बात आती है कि सर स्रोत, इसमें क्या पूछा है कि स्रोत नहीं है, तो देखो मैं आपको संस्थागत के स्रोत बता देता हूँ। इसमें आपको करना है शामिल नाबार्ड को। इसको शामिल करना है नाबार्ड को। नाबार्ड के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत कमर्शियल बैंक को भी शामिल कर लेना है, और अन्य को जो है थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर इसको भी शामिल करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से नाबार्ड हो गया, आपका कमर्शियल बैंक हो गया, उसके साथ साथ आपके अदर टाइप्स ऑफ जो सोर्सेस हैं जो अल्टीमेटली आरबीआई के अधीन कार्य कर रहे होंगे। वहीं बात करते हैं ग्रामीण शाखा का संस्थागत स्रोत नहीं है, तो देखो संस्थागत के अंतर्गत यदि हम देशी बैंकर की बात करते हैं, प्राथमिक सहकारी, तो इसका आंसर होगा पहला नंबर। देशी बैंकर जो है गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं। पूंजीपति हो गए, व्यापारी हो गए, इत्यादि के जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। गांव स्तर पर इन्हें बिचौलिए, अड़तिये जैसे भी नामों से कई बार पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 अधिनियम जो है के बारे में क्या सत्य है, ये आपका चयन करना है। जल्दी से बताइए। ठीक, हाँ डिटेल से पढ़ो, थोड़ा सा प्रश्न लेंदी है। बहुत बढ़िया बच्चों, बीच में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से क्लास को एंजॉय करते रहें, अपने मित्रों तक क्लास को पहुंचाते रहें। चलो यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या सत्य नहीं है पूछा है। देखो सत्य नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ा करो। 2012 आंसर नहीं होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए 2013। क्या होना चाहिए? 2013। तो ये वाला ऑप्शन बस यहाँ पर गड़बड़ था, बाकी सारी बातें कि किफायती कीमतों पर खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण जनसंख्या के 75% भाग को और शहरी जनसंख्या के 50% भाग को कवर करता है। अधिनियम में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही माताओं और बच्चों को पोषण के सहयोग दिए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आंसर इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट, कृषि के विविधीकरण से क्या आशय है? जल्दी से आंसर दीजिए। कृषि के विविधीकरण से क्या आशय है? आ रहा है मजा? बिल्कुल। कृषि के विविधीकरण से क्या आशय है? ठीक, कृषि के विविधीकरण, फसल में सघनता में वृद्धि,
कृषि से श्रमिकों का अन्य क्षेत्र में विस्थापित करना, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, फसल पैटर्न को उद्यान कृषि पुष्प, ये ठीक है। आंसर होगा डी बच्चों। क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। समझे बात को? आंसर क्या होने वाला है? 15 का डी। नाफेड क्या है बताइए? बड़ा अच्छा प्रश्न है और एक बार आया है मेंस में, तो मैं चाहता हूँ एक बार प्री में भी ये प्रकट हो जाए महाराज, और हमारे पढ़ाने के साथ साथ आपके पढ़ने के साथ साथ आपको एक प्रश्न और बन जाए। तो नाफेड क्या है जल्दी से बताओ। जब तक आप इसके बारे में आंसर दीजिए तब तक मैं आपको नाफेड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। नाफेड की चर्चा हो रही है। अब देखो याद करा दूं यदि आपका मन हो रहा हो अच्छे से, तो देखो ये जो है इसको हम बोल रहे हैं फा फा, ऐसे तो 5 इसको बोल सकते हैं, और इसको बोल रहे हैं डा, तो इसको अपन डा को बना दो 8। सही कह रहा हूँ? तो 2-3 बार बोलो, 2-3 बार बोलो, आपसे पूछेगा नाफेड की स्थापना कब हुई, आप बोलना 58 पे। कब हुई? 58 पे हुई। उद्देश्य की बात आती है तो कृषि, बागवानी और वनोपज के मार्केटिंग और भंडारण आदि से संबंधित है। मतलब वन से जो उपज प्राप्त होती है ना, उनका भंडारण, उनकी मार्केटिंग इत्यादि से जो है संबंध। तो क्या है? यदि आपसे ये प्रश्न पूछता है तो आपको ये बताना है कि ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? नाफेड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है। उद्देश्य आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कृषि, बागवानी और वनोपज के मार्केटिंग और भंडारण आदि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए जो कूट हैं उनको भारत में कृषि ऋण के स्रोतों के को स्पष्ट करना है आपको। कूट में से भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए, जल्दी से बताइए। ठीक। कृषि साख के बारे में, कृषि ऋण के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। ग्रामीण स्तर पर ये ग्रामीण लाइफलाइन कहलाती है, ये बात अपन ने बोल दी। अब स्रोतों की बात आ रही है। देखना स्रोतों मतलब यहाँ पर अब इसने ऐसा स्पेसिफिक तो पूछा नहीं है आपको कि स्रोतों में भी वर्गीकरण करिए। दैट मीन्स उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो कृषि ऋण से संबंधित यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या आंसर होना चाहिए? देखो 2 स्रोत हैं, मैंने आपको बोला, एक संस्थागत, एक कैसे हैं? संस्थागत। तो ये स्पेसिफिक संस्थागत तो पूछ नहीं रहा, वर्सेस गैर संस्थागत, वर्सेस गैर संस्थागत। चलो, संस्थागत में आपका क्या क्या आएगा? वाणिज्यिक बैंक आ जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएगा। गैर संस्थागत में कौन आ जाएगा? ये आ जाएंगे। तो बच्चे क्या, देखो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब यदि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं किससे रिलेवेंट है? इंडस्ट्रीज से, उद्योग से रिलेवेंट है। तो आंसर क्या होगा? देखो पहला, दूसरा और तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए एक और इसी के साथ हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपको क्या क्या चीजें कैसी कैसी उपलब्ध हो रही। प्यारे बच्चों, एंड्रॉइड फोन यदि आप यूज करते हैं तो इस लिंक के माध्यम से हमारे चैनल पे जुड़ जाएंगे, कोर्सेज को परचेज कर पाएंगे। और यदि आईफोन यूज करते हैं तो इस वाली लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आप लोगों के प्री और मेंस को सार्थक बनाने के लिए कॉम्बो बैच शुरू करा गया है। ये कॉम्बो बैच मात्र 499 रुपए का है, 4099 रुपए का है। इसमें जो है उद्यमिता हम मेंस में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र मेंस में पढ़ेंगे, और इतिहास जो है प्री प्लस मेंस में पढ़ेंगे। तो मतलब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जो है प्री प्लस मेंस होगी, उसके अलावा उद्यमिता मेंस हो जाएगी। तो आपके लिए जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, आप हमारे प्राइम मेंबर्स यदि बनते हो तो सोचो कॉम्बो बैच परचेज करने वाले प्राइम मेंबर्स हो रहे हैं। देखो आपको भारतीय इतिहास के सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको इंडियन इकोनॉमी अभी ज्यादा दिन नहीं हुई है तो ये मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा दिन नहीं हुई है तो ये मिल जाएगा। स्पेशल गिफ्ट भी आप लोगों के लिए दिया है मैंने, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं। टारगेट बैच भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है जियो के साथ साथ सॉल्ड पीवाईक्यू। मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं, कॉम्बो वाले कोर्स से, तो आपको एक तरीके से सारी सुविधाएं या इस चैनल की अन्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष से लागू है? जल्दी से बताइए। ठीक, यदि आपने स्टार्टिंग का क्वेश्चन अच्छे से सुना हो तो मैं कहूंगा आप इसका आंसर दे पाएंगे। जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। ठीक, चलो
मैंने आपको एक टाइम पीरियड लिखाया था बच्चों 1998, 1999 और इन दोनों में मैंने बोला था यदि आपको ऐसा दे तो पहले वाले को टिक करना है क्योंकि उसी को काउंट करा जाता है। तो इस आधार पर आपका आंसर हो गया सी 1998। फटाफट कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर समिति का नाम बताइए जिसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना मतलब आपके केसीसी की जो है लागू करा जा रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए आरबी गुप्ता नाम है बच्चों, आरबी गुप्ता समिति इसका नाम। चलिए प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित में से जो है किसके उत्पादन से संबंधित थी, यह आपको बताना है, जल्दी बताइए। प्रथम हरित क्रांति, ठीक। यदि आप अच्छे से पढ़ते होंगे हरित क्रांति को तो वहां पर चर्चा होती है हाइब्रिड सीड्स की। बेसिकली हुआ क्या, एमएस स्वामीनाथन ने गेहूं को लिया और गेहूं की जेनेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करा गया, चेंज करा गया और इसमें इस प्रकार की कुछ गेहूं की फसल उगाई जाने की कोशिश की जाने लगी कि जिसपे गेहूं पर वो जो बालियां आती है ना वो थोड़ा ज्यादा आ जाए, समझे बात को। तो इससे जो है उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझें, आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। चलिए हरित क्रांति के विषय में नीचे लिखे कथनों में से कौन सा सही है, जल्दी से आपको बताना है। बिल्कुल, फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भूमि सुधारों से हुई और हरित क्रांति एचवाईवी बीजों के उपयोग से हुई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल सही बात। देखो आंसर डी होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, डी। ठीक है ना, आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, डी होने वाला है। ठीक, चलिए तो इस बेसिस पे अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज का ये जो हमारा सेशन है इसमें अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पे करा दिए। यदि आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, मैं आपसे कहूंगा। ये हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, कॉम्बो कोर्स की लिंक ये है बच्चों, इकोनॉमिक्स प्री स्पेशल की क्लासेस हैं। उसके साथ साथ आपको जो है ईसी की स्पेशल क्लासेस हैं। यूट्यूब को अभी तक आप ज्वाइन नहीं करे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, मित्रों तक शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, मैं आपको वहां भी बहुत सारी डिटेल्स दूंगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल हमारा बैकअप चैनल है, इस पे भी आपको जुड़ना है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, इस बारे में आप अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों तक इन सारी क्लासेस को पहुंचा भी दें और उसके साथ साथ जो है निरंतर हमारे साथ मिलकर जो है प्रयास करते रहेंगे आप लोग, है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक, बिल्कुल सही बात। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कुछ आईएएस एकेडमी को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं संपूर्ण बच्चों के नाम आपको पता है नहीं ले पा रहा हूँ, उसके पीछे कारण कुछ और है। आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। हम इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट या कल की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, सभी बच्चों को जोड़ें, सबको बुलाएं और कह दें कि यदि यूनिट 10 यूनिट जो आपकी 6 है वो अच्छे से करनी है तो आप जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।